कहानी की शुरुआत एक कार क्रैश से होती है और कोई पूछता है कि क्या उन्हें अपने बॉस को बचाना चाहिए। वो प्रोटैगनिस्ट सीपीआर कर रहा है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि क्या वो उसे सच में वापस जिंदा करना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उसे 996 शेड्यूल के अंडर काम कराया था। बेसिकली आप सुबह 9 से रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करते हो, और इसलिए उसे मरते हुए देखकर वो सोचता है कि क्या उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ कर्मा का नतीजा है। वो उसे उठाना शुरू करता है, लेकिन सोचता है कि कम से कम अब उसकी मदद करने से उसे कुछ अच्छी नेकियां मिल सकती हैं। वो उसके मीठे होठों की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक स्वर्ग से एक सुनहरी रोशनी गोल्डन लाइट उतरती है और उस औरत में प्रवेश करती है। प्रोटैगनिस्ट शिकायत करता है कि अगर वो मर जाती है तो वो नूकू से अपने श्रमिक अधिकारों की मांग करेगा। उसी वक्त वो कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके होठ इतने नर्म और मीठे होंगे। उसी पल वो अपनी आंखें खोलती है। प्रोटैगनिस्ट शर्मा जाता है जब वो पूछती है कि क्या वो मरने की तलाश में है। एक सिस्टम मैसेज आता है जिसमें कहा गया है कि उसने एम्प्रेस को सफलतापूर्वक डरा दिया है और डिवाइन अपीयरेंस की क्षमता और 31 यूजेस के साथ एक सुनहरी शील्ड हासिल कर ली है। प्रोटैगनिस्ट को नहीं पता कि यह सिस्टम की आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही एक पैर उसकी तरफ बढ़ता है, ऐसा लगा कि उसे किक पड़ने वाली है, लेकिन उसके बजाय उसे एक बेरहम तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। वो जिउ-जित्सु से इससे निपटता है और इस खतरनाक बॉस से भागना शुरू कर देता है। वो कहती है कि उसे डिवाइन पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि क्या हो रहा है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस बेहोश हो गई थी क्योंकि उसके सर पे चोट लगी थी, और पूछता है कि वो क्या कर रही है। लिन को अजीब लगता है कि वो अपनी असली एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकती। एक बेरहम तरीके से कुचला जा रहा हमारा लड़का कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि एम्बुलेंस जल्दी नहीं आएगी। उसे अभी भी काम पर वापस जाना था, लेकिन अच्छा होगा अगर वो उसके किए हर काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे। लेकिन लिन अपने हाथ को घूर रही है, कंफ्यूज्ड है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ है या क्यों। लगता है उसकी सारी एनर्जी गायब हो गई है। कुछ समय बीतता है और हम प्रोटैगनिस्ट के घर पर हैं। वो काम के एक थका देने वाले दिन के बाद घर लौट रहा था और अब रेस्ट में है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे अपना मोटा दोस्त अपने नेचुरल हैबिटेट में मिलता है और पूछता है कि क्या कोई खाना बचा है। लेकिन उसका दोस्त सिर्फ पूछता है कि क्या उसे उस बुरे बॉस ने निचोड़ दिया था। लेकिन अचानक उसका दोस्त चौंक जाता है और हाथ में पकड़ा हुआ कैन गिरा देता है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। बॉस घर में घुस चुकी थी और पूछती है कि क्या इसी पिंजरे को वो अपार्टमेंट कहता है। प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वो वहां क्या कर रही है, जबकि मोटा दोस्त कहता है कि उसे लड़की लाने से पहले नोटिस देना चाहिए। लेकिन बॉस कंफ्यूज्ड है और कहती है कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। दोस्त भी कंफ्यूज्ड है जब अचानक वो लुई का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। ये कहते हुए कि वो खून से लथपथ है और उसके कपड़े फटे हुए हैं, दोस्त को लगता है कि वो कुछ फॉरबिडन फन में शामिल है। बाहर हमारा लड़का उसे कहता है कि भले ही वो उसका सबॉर्डिनेट है, वो उसके रेस्ट टाइम को काट नहीं सकती। लेकिन लिन कहती है कि उसने जो कहा उसके हिसाब से वो उसका शिष्य है, यानी कि डिसाइपल। वो समझाती है कि वो अंडरवर्ल्ड की एक एम्प्रेस है जिसने 3000 साल से ज्यादा तक कल्टीवेशन की ताकि वो इंसानों और देवताओं के रेल में चढ़ सके। वो जानना चाहती है कि वो कहाँ है और अपनी इनेट एनर्जी का उपयोग क्यों नहीं कर सकती। लुई कंफ्यूज्ड है, सोचता है कि क्या वो पागल है, लेकिन वो भी नॉर्मल नहीं है, और बताता है कि धरती के उद्भव के समय से उसने कुछ कल्टीवेटर्स के बारे में सुना है, लेकिन वो बेहद दुर्लभ है, और जहां तक उसे पता है वो दोनों सिर्फ नॉर्मल लोग हैं। लेकिन वो हाथ बढ़ाती है, ऐसा लगता है कि उसे गला घोंटने की कोशिश कर रही है। वो उसे शांत होने की भीख मांगता है। लिन पास आती है और कहती है कि वो जस्टिस अलायंस की ऑरा नहीं छोड़ती। हमारा लड़का फिर से इस पागल औरत से दूर हो जाता है। लेकिन पेड़ों के पीछे 3 शकी आदमी चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो सही इंसान है। उनमें से एक कहता है कि उन्हें यह इंश्योर करना होगा कि एक रॉबरी जैसा लगे। लेकिन लिन कहती है कि उसने किसी को उनकी बात सुनते हुए नोटिस किया है और घोषणा करती है कि वो डिवाइन पनिशमेंट के लायक हैं। समाज के 3 उत्पादक सदस्य बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि उन्हें इतनी आसानी से पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही हमारा लड़का उनमें से एक के हाथ में एनर्जी दिखता है, वो सोचता है कि कल्टीवेटर्स उसे क्यों मारना चाहते हैं। आदमी कहता है कि ये शर्म की बात है, लेकिन इस यंग मैन ने ऐसी चीजें देखी हैं जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, और उस पर हमला करता है, उसे नर्क में जाने को कहता है। लेकिन तभी उसे मिली सुनहरी शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। आदमी पेड़ से टकरा जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल है। सिस्टम फिर से आता है कहते हुए कि क्योंकि उसने डैमेज किया है उसे कुछ बिगिनर कल्टीवेशन पैक्स मिलेंगे। यूई नवाजों से कंफ्यूज्ड है और लिन कहती है कि उसे अपने शिष्यों को सिखाना होगा कि दुश्मन को कभी जिंदा ना छोड़े और वो इन कीड़ों को खत्म कर देगी। वो अपना पैर ऊपर की तरफ किक करती है जिससे आदमी गायब हो जाता है और कहती है कि कभी कभी फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी होती है। इसी बीच यूआई को एहसास होता है कि उसे सच में लिटिल सिस्टम मिला है, और तो और ये इस अजीब औरत से जुड़ा हुआ है जो उसके सामने है, जिसे वो श्योर है कि वो मिस लिन नहीं है। घर पर वापस उसका दोस्त रात भर के लिए अपार्टमेंट यूज करने और इंटरनेट कैफे में सोने का फैसला करता है, लेकिन वो यूई को चुप रहने की चेतावनी देता है ताकि डांट ना पड़े। दोस्त कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि यूई इस औरत को घर ले आया, और यूई भी यही सोच रहा है। वो फिर उसे अंदर आने और कंफर्टेबल होने को कहता है और गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। वो बैठ जाती है, कहती है कि उसे छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं है, भले ही उसके शिष्य सख्त हों। यूई फ्रिज के पास जाता है और उससे पूछता है कि एम्प्रेस जो दुनिया पार कर गई, ये क्या मामला है। अगर ये सच में पोजेशन है तो लिन मिया का शरीर का क्या हुआ। वो समझाती है कि वो इवॉल्व होने के लिए एक ट्रिबुलेशन के बीच में थी जब वो जस्टिस अलायंस के साथ एक लड़ाई में फंस गई। अचानक लड़ाई के बीच में वो यहाँ शक्तिहीन होकर आ गई।
यूई कहता है कि वो लगातार इस अलायंस के जिक्र कर रही है और पूछता है कि क्या वो दुश्मन है। एम्प्रेस जवाब देती है कि वो लोग ढोंगी हैं जो नेक होने का नाटक करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल घिनौने हैं, और क्योंकि वो उससे लड़ना चाहते हैं तो वो खून की नदी बनने के लायक हैं। यूई फ्रिज के पास खड़ा सोचता है कि ये औरत ज्यादा टेररिस्ट जैसी लगती है। वो फिर उसे पानी का ग्लास देता है पीने के लिए। वो उसे कहती है कि इस दुनिया का काम करने का तरीका देखे। वो समझाता है कि उसकी दुनिया में मैजिक और बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी जैसी चीजें हैं। बॉस कुछ लोलिता को मैजिक परफॉर्म करते हुए देखती है। वो शक्ति से प्रभावित लगती है जब तक यूई उसे ग्रहों को उड़ाते हुए स्पेसशिप्स नहीं दिखाता। वो उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसे और पूरे ग्रह को उंगली के एक झटके में तबाह कर सकते हैं। तस्वीरों को घूरते हुए वो पूछती है कि क्या ये सच में पॉसिबल है। वो कंफर्म करता है, कहता है कि उसे समझना होगा कि पर्सनल कल्टीवेशन इन शक्तियों के सामने टिक नहीं पाएगी, इसलिए उसे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। वो अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसकी दुनिया में एनर्जी बहुत कम लगती है। वो अपना हाथ उसके माथे पर रखती है और कहती है कि लड़के का एप्टीट्यूड उसकी देखी हुई सबसे अच्छी एप्टीट्यूड्स में से एक है। यूई को शक है कि ये उस सिस्टम से रिलेटेड होगा। लिन समझाती है कि अगर वो उसकी दुनिया में होता तो 300 साल में वो एक बेहद ऊंची रेम तक पहुंच जाता। अचानक उसका फोन बजता है। वो उठाता है जबकि वो सोचता है कि उसने जीवन में सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी बनना और थोड़ा पैसा कमाना चाहा था। ये उसका एक कॉलीग निकलती है, कहती है कि अगर आज रात तक बग्स ठीक नहीं हुए तो उसे कल ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड यूई कहता है कि वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जिसे रेस्ट की जरूरत ना हो। लिन भी कमेंट करती है कि इतनी देर तक काम करना गुलामी से कम नहीं है। वो बताती है कि उसकी दुनिया में एक बार एक ब्रिज रिपेयर मैन ने कुछ ऐसा ही किया था तो उसने उसे टुकड़ों में काट दिया था। यूआई कंफ्यूज है क्योंकि उसने ये इतनी नेचुरली बताया। वो फिर कहती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसे कातिल कहा गया जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। एक स्माइल के साथ पलटकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग उसे हरा नहीं सकते। यूई खुद से सोचता है कि वो इतनी बुरी इंसान नहीं लगती है। वो कहता है कि वो कम से कम एक डिस्टोपियन वॉरियर है, समवन जो सही के लिए लड़ता है। फिर वो पूछता है कि क्या उसका फोन अभी भी काम कर रहा है क्योंकि ये डेली लाइफ के लिए एसेंशियल है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और पूछती है कि क्या ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे इसमें कुछ भी मैजिकल नहीं महसूस होता। थोड़ी देर बाद वो यूई कहता है कि उसे अभी डिलीवरी ऐप सिखाना खतरनाक है, लेकिन वो पहले ही अपनी कोक पी रही है। कहती है कि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे ही वो जाने लगता है, वो कहती है कि उसे कुछ और याद दिलाना है। उसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसने घमंड के कारण कई प्रोडिजीज को गिरते हुए देखा है। उसे हमेशा याद रखना होगा कि पहाड़ों से परे और भी पहाड़ है। लेकिन अपने लेक्चर के बीच में वो अचानक खिंचकी लेना शुरू कर देती है। वो अपना मुंह कवर करती है और कहती है, ये शरीर अजीब तरह से नाजुक है। यूवी कहता है कि उसने चेतावनी दी थी कि इतनी जल्दी ना पिए। वो उसे दफा होने के लिए कहती है, वरना वो उसे खत्म कर देगी। वो जवाब देता है कि अगर वो इसे पीती रही तो उसे डायबिटीज और कैविटीज हो जाएंगे। एम्प्रेस पूछती है कि क्या उसे इसे नहीं पीना चाहिए, और वो दरवाजा दे मारता है, कहता है कि बेहतर होगा कि वो ना पिए। इसके साथ वो रिलैक्स करती है, कहती है कि उसे आखिरकार थोड़ी शांति मिली है। लेकिन बाहर से यूई चिल्लाता है, उसे याद दिलाता है कि उसका नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे पहले है। एम्प्रेस सोचती है कि उसकी पिछली दुनिया में सब उससे डरते थे। उसे बहुत समय हो गया है कि किसी ने उसकी इतनी परवाह की हो। यूई घर वापस आता है, सोचता है कि उसका दोस्त भाई कहाँ चला गया है। वो दिन भर की थकान के कारण काउच पर लेटने का फैसला करता है और अपना छोटा गेम खोलता है। वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप चैट चेक करता है जो अच्छे स्कोर लाने की बात कर रहे हैं। यूई खेलने के लिए पूछता है, लेकिन अचानक सब पेट दर्द का बहाना बनाते हैं और जाना चाहते हैं। जाहिर है यूआई एक ऐसा प्लेयर है जो टीम को डुबा देता है, इसलिए कोई उसके साथ नहीं खेलना चाहता। लेकिन ओल्ड मेनियक्स नाम का कोई कहता है कि वो जल्द ही शहर में होगा और पूछता है कि क्या यूई उसके साथ कल मिलकर खाना खाना चाहेगा। यूई उत्साह से एक्सेप्ट करता है। वो सोचता है कि वो ओल्ड मेनियक के साथ 3 या 4 साल से खेल रहा है, लेकिन कभी उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है। इसी बीच सर्विलेंस रूम में कोई टिप्पणी करता है कि वो लोग एक अजीब पड़ोस में गायब हो गए हैं। एक गंजा आदमी कहता है कि वो जांच करने वहां गए थे, लेकिन वहां लाशों के कोई अवशेष नहीं मिले। दूसरा व्यक्ति जवाब देता है कि चिंता ना करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस बच्चे से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। अगले दिन यूबी अपने दोस्त को मैसेज करता है, कहता है कि वो उसके आने का इंतजार कर रहा है। इसी के साथ वो खाने के बारे में सोच रहा है जो उसने ऑर्डर किया था। तभी कोई पास आता है। क्या ये ओल्ड मेनियक है? क्या हो रहा है? क्या गेम पलट गया है? क्या लड़कियां बूढ़े आदमी होने का नाटक कर रही हैं? यूबी उस नौजवान महिला को कहता है कि टेबल पहले से ही रिजर्व्ड है। वो सोचने लगता है कि क्या वो बार के लिए काम करती है और कमेंट करता है कि बेवरेज मार्केट कितना कंपेटिटिव हो गया है। लेकिन फिर वो मुस्कुराती है और कहती है कि वो ओल्ड मेनियक है। वो उनकी चैट हिस्ट्री दिखाती है, जिसे यूबी चौंक जाता है। अजीब महसूस करते हुए वो पूछता है कि क्या वो श्योर है, इशारा करता है कि उसकी आवाज़ बहुत अलग है। लड़की समझाती है कि लोग उसे बहुत भोली और आसानी से धोखा खाने वाली समझते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन एक बूढ़े आदमी होने का नाटक करना पसंद करती है। वो कहती है कि उसे इंट्रोड्यूस करने वाली लिंगजी नाम की उसकी बहन थी।
यूवी कमेंट करता है कि अब समझ आया कि उसे कभी-कभी ओल्ड मेनियाक की माइक्रोफोन पर एक महिला की आवाज़ क्यों सुनाई देती थी। अजीब महसूस करते हुए वो उसे उस नाम से ना बुलाने के लिए कहती है और अपना नाम शियाओ बताती है और कहती है कि वो कुछ समय के लिए शहर में रहने वाली है। बाद में एक झील के पास वो पूछता है कि